नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल और स्वागत है आपका कार्यक्रम योग और जीवन में। योग यानी जोड़। योग जोड़ता है हमें हमारी प्राचीन परंपराओं से और रूबरू कराता है उस जीवन शैली से जिसका उद्देश्य मन, शरीर व आत्मा के काम में समरूपता लाना है और शरीर को निरोग एवं स्वस्थ बनाना है। आधुनिक समय की बात करें तो आज अनियमित जीवन शैली, खराब खान पान के कारण हम कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। मधुमेह जैसी कई बीमारियां हमें अपनी गिरफ्त में ले रही हैं और ये बीमारियां आज हर आयु वर्ग में देखने को मिल रही हैं। योग के माध्यम से कैसे मधुमेह का नियंत्रण हो सकता है, कैसे इससे बचाव हो सकता है, कार्यक्रम में आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है पतंजलि योग पीठ हरिद्वार से उत्तर क्षेत्रीय प्रभारी लक्ष्मीदत्त शर्मा जी और प्रदर्शक के रूप में हमारे साथ रहने वाले हैं मोहित जी। तो आप दोनों का ही कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। लक्ष्मीदत्त जी, आप काफ़ी समय से योग से जुड़े हुए हैं, एक प्रशिक्षक के तौर पर भी आपने कार्य किया है और योग को आगे बढ़ाने में आज भी आप एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में आपके दृष्टिकोण में योग क्या है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। वास्तव में योग एक ऐसी विधा है जिसका अभ्यास लंबे समय तक करना पड़ता है, तभी हम इसमें पारंगत हो पाते हैं जी। इसमें कहा भी गया है कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, यानी कि अभ्यास और वो भी वैराग्यपूर्ण अभ्यास जब हम करते हैं तब हमारा योग सिद्ध होता है। इस संदर्भ में स्वामी रामदेव जी महाराज के सानिध्य में पिछले 20 वर्षों से हम योग कर रहे हैं और हमने पाया है कि जीवन में योग अति अपरिहार्य है हमारे लिए और ये स्वास्थ्य की दृष्टि से लिए मन, शरीर, आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है और हम में प्रसन्नता और समृद्धि का भाव लाता है। जी लक्ष्मीदत्त जी, जिस तरह से आपने कहा कि मनुष्य के जीवन में हम कह सकते हैं कि खुशी लेकर आता है ये, तो यदि हम इसकी महत्वता की बात करें मनुष्य जीवन में तो वो क्या रहती है? हाँ, हम जानते हैं कि ये जो योग है ये हमारी ऋषि प्रदत्त बहुत महत्वपूर्ण परंपरा है और इस परंपरा में हम देखते हैं कि अनंत काल से हम लोग योग करते थे। हमारे पूर्वजों को हमने संध्या में करते हुए, नाड़ी शोधन करते हुए देखा है। तो ऐसे ही ये योग बीच में थोड़ा शिथिल हो गया था, गिरी कंदराओं तक हम मानने लगे थे, लेकिन कुछ योग गुरुओं ने इसको अब हमारे समक्ष उत्पन्न किया और धीरे धीरे हम इसके महत्व को समझने लगे कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे व्यक्तित्व के लिए और हमारे परिवेश के लिए और हमारी मानसिक और आत्मिक शांति के लिए योग की बहुत बड़ी भूमिका है। जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आधुनिक समय में हमारी जो जीवन शैली है, जो हमारी दिनचर्या है, वो काफ़ी बदलती जा रही है। ऐसे में यदि हम चाहते हैं कि योग हमारे लिए मददगार हो तो किस तरह की हमारी दिनचर्या होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। कहा भी गया है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः, यानी कि जिस व्यक्ति का आहार, विचार, सोना, उठना, जागना और उसके कर्म की जितनी भी चेष्टाएं हैं वो अगर व्यवस्थित होंगी तो योग उसके लिए जीवनदायी होता है और सुख का प्रदाता होता है। इस दृष्टि से हम सबको एक तो उषा काल में उठना चाहिए, जो ब्रह्म बेला होती है सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले, तो उसमें उठना चाहिए और उठकर उषा पान करना, यानी कि गुनगुना पानी पीना और उसके पश्चात फिर योग अभ्यास करना या सैर करना, ये हमारे लिए आवश्यक है, जो हमारे सामान्य स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। जी, यदि हम बात करें योग की शुरुआत करने की तो हम जिस तरह का मौसम रहता है, कई बार हम कहते हैं कि ठंड का मौसम है, शरीर में बहुत ज़्यादा जकड़न है, तो ऐसे में यदि हम शरीर को तैयार करने के लिए बात करें तो किस तरह से हम तैयारी कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे हम रात्रि भर सोते हैं तो हमारा जो स्नायु तंत्र भी शिथिल होता है और हमारी श्वसन प्रणाली भी धीमी होती है और रक्त का प्रवाह भी धीमा होता है। तो एकदम से अगर हम करने लगेंगे तो एक तो हमें बाहर निकलते ही ठंड लगेगी, सारा कुछ तो इसलिए सबसे पहले बॉडी को वार्म अप करना, उसके लिए तैयार करना। जैसे अभी हम यौगिक जॉगिंग करके दिखाएंगे, तो यौगिक जॉगिंग में मोहित जी हमारे साथ है, ये हमारे को करके दिखाएंगे। यौगिक जॉगिंग में हमें अपने शरीर को कैसे व्यवस्थित करते हैं। खड़े हो जाइए और फिर खड़े होकर हम
सबसे पहले 3 प्रयोग हम इन तीनों चीज़ों के लिए, जिससे हमारा श्वास व्यवस्थित हो जाए और रक्त का प्रवाह भी ठीक हो जाए, तो खड़े खड़े दौड़ना जी। और फिर उसके बाद शरीर को ढीला छोड़कर और आनंद में कि मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, और फिर इसी तरह इसको 100 कदम 50 कदम दौड़ने के पश्चात फिर उसके बाद हनुमान दौड़, यानी कि उसमें हाथों को ऊपर ले जाते हैं और पैरों को भी पीछे लगाते हैं ताकि हमारे रक्त प्रवाह और अच्छा हो जाए। और तीसरा प्रयोग इसमें ही है हमारा कि हम अपनी जंघाओं को अपने पेट की तरफ लगाते हैं उछलते हुए, ताकि हमारी जंघाओं से लेकर हमारे जो जोड़ है शरीर के, ये व्यवस्थित हो जाए। और फिर उसके बाद हम आगे की तैयारी करते हैं कि हमारी जंघाएं कैसे मजबूत हो। तो उसके लिए पहले अर्ध बैठक, फिर अर्ध बैठक के 10 बार 20 बार 30 बार जितनी हमारी क्षमता हो, और फिर उसके पश्चात हम दाईं बाईं ओर हम अपनी जंघाओं की स्ट्रेचिंग करते हैं कि दाईं बाईं ओर झुकना और अपनी जंघाओं की स्ट्रेचिंग होती है। और हमेशा से ध्यान रखना चाहिए कि शारीरिक जो व्यायाम है अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए, आयु के अनुसार और हमारा वर्ग जो है क्या उसके अनुसार। अगर कोई हमारे को दिक्कत है तो उसके अनुसार धीमा करना चाहिए। फिर जैसे तीसरा प्रयोग वीरभद्रासन के रूप में कि वो हम दाईं बाईं ओर अपने आप को जंघाओं को स्ट्रेच करते हैं, हाथों को कमर पे रख लें और फिर दाईं ओर को मुड़ के स्ट्रेचिंग करना, दाईं ओर बाईं ओर। और शरीर की जितनी भी मूवमेंट्स है उनको श्वास से जोड़ना, फिर वो यौगिक जॉगिंग हो जाता है, यौगिक व्यायाम हो जाता है। और फिर उसके बाद 7वां हमारा यौगिक जॉगिंग का अभ्यास है श्वास योग। दोनों हाथों को हम फैला लेते हैं और कंधे की सीध में पीछे ले जाते हुए श्वास को पूरा भरना, ताकि हमारे फेफड़ों का साइज भी बना रहे और फेफड़ों के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन यानी कि प्राणवायु का अवशोषण हो। फिर इसी के साथ हम अगले प्रयोग हम करते हैं कमर के लिए, क्योंकि कमर हमारे शरीर का बड़ा महत्वपूर्ण भाग है, तो उसके लिए भी 3 प्रयोग करते हैं हम। पहले दाईं बाईं ओर हमारा त्रिकोणासन के द्वारा, और पूरा कमर की लचक भी बढ़ती है और हमारी आसपास की जो फालतू की चर्बी है वो भी पिघल जाती है, व्यवस्थित हम रहते हैं। इसी तरह दूसरा प्रयोग कोण आसन, जिसमें दाएं हाथ को बाएं पैर की ओर ले जाते हैं, पैर खोल के दाएं हाथ को बाएं पैर पे ले जाना और बाएं को दाईं ओर और ऊपर देखना अपनी हथेली को। आधा सूर्य नमस्कार, चलिए पूरा नीचे जाना श्वास के साथ। और 11वें 12वें प्रयोग हमारे संपूर्ण शरीर के लिए हैं, ताकि हमारा पूर्ण शरीर उछलते हुए दोनों हाथों से तालियां बजाना, 1 2 3 4 3 4 श्वास लेते हुए। और 12वां प्रयोग है हमारा, ये हमारा ट्विस्टिंग के लिए, कि ये इसको हम एक किस्म में त्रिभंगी आसन भी कहते हैं। भगवान कृष्ण को योगेश्वर कृष्ण कहा जाता है कि जब वो कादम्बन के दारन के बीच में गोप ग्वालों के साथ वो नृत्य करते हैं, तो वो वास्तव में योग है, तो यही योग है। तो इस तरह हमारा शरीर अब गर्म हो गया, अब हम अगले आसन कर सकते हैं। जी, तो लक्ष्मी दत्त जी, ये हैं कि किस तरह से ये सूक्ष्म क्रियाओं के माध्यम से आप अपने शरीर को तैयार कर सकते हैं योग करने के लिए। अब आगे बढ़ना चाहेंगे कि जिस तरह से हम देखते हैं कि आज हमारी जो जीवन शैली है वो काफ़ी बदल रही है, चाहे हमारे खान पान की बात करें वो भी सही नहीं है। ऐसे में बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत सी बीमारियां हैं जिससे मनुष्य ग्रस्त हो रहा है। इसी में से एक है मधुमेह। तो मधुमेह आयुर्वेद के हिसाब से क्या है, किस कारण से होता है? जी हाँ, आज के युग में अगर हम देखें तो ये सचमुच में एक बहुत भयानक रूप ले चुकी है। और लगभग एक स्टडी के अनुसार लगभग 5 करोड़ लोग हमारे देश में डायबिटीज़ से या मधुमेह से ग्रसित हैं। जी। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डायबिटीज़ के दरवाजे पे, उनको कई बार पता नहीं लगता लेकिन है वो। तो ये बहुत गंभीर बीमारी। वास्तव में डायबिटीज़ है वो चीज़ के भाई जो हम भोजन लेते हैं, उस भोजन में से जो कार्बोहाइड्रेट हमारे को वसा है और प्रोटीन है, वो हमारे को जब हमारे स्टोमक में जाता है तो हमारी छोटी आंत उसमें से जो अवशोषित करते हुए जो हमारे तत्वों को लेती है भोजन में से, वो ग्लूकोज के रूप में लेती है और लीवर में भेजती है। लीवर से वो रक्त में मिलकर हमारी सारे शरीर में पहुंचता है। लेकिन वो जो
ऊर्जा है या वो इसके एक किस्म कार्बोहाइड्रेट जिसको हम शुगर भी कहते हैं या शर्करा भी कहते हैं, वो हमारे शरीर में तब तक हम उसको प्रयोग नहीं कर सकते जब तक इंसुलिन जो है हमारी कोशिकाओं के दरवाजे नहीं खोलते। यानी कि इंसुलिन को हम एक किस्म से चाबी मान के चलते हैं कि वो चाबी से जब हमारी कोशिका के द्वार को खोलेगी तो वो कार्बोहाइड्रेट या वो जो शर्करा है हमारी कोशिका में जाएगा और वहाँ माइक्रोकॉन्ड्रिया में वो कार्बोहाइड्रेट हमारे ऑक्सीजन यानी कि प्राणवायु के साथ क्रिया करते हुए हमारी ऊर्जा, शक्ति, ताकत बनता है जी। पर जब वो कोशिका में प्रवेश नहीं कर पाता और वो शर्करा की मात्रा हमारी बाहर ही पड़ी रहती है, शर्करा की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ जाती है, तो वो मधुमेह है, उसको मधुमेह बोलते हैं। जी, इसके हम कारण क्या मान सकते हैं कि किन कारणों से आमतौर पर लोगों में ये देखने को मिलती है? हाँ, कारण इसके एक तो हमारी जीवन शैली, जैसे आपने पहले भी बताया, जीवन शैली में हम लोग शारीरिक श्रम नहीं करते, जो नहीं करते, व्यायाम नहीं करते, सुबह उठकर सैर नहीं करते, और तीसरे योग, जॉगिंग कुछ ना कुछ हमको करना चाहिए। चौथे, हम अपने खान पान में ऐसी चीज़ें खाते हैं जो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा तो बढ़ाती है लेकिन हम उसको प्रयोग नहीं करते व्यायाम से। तो इन सब कारणों से, या मान लो तनाव भी इसके लिए एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे हम नकारात्मक चिंतन करते हैं उससे भी डायबिटीज़ होने का खतरा बना रहता है। जी, यदि बात करें इसके दुष्प्रभावों की शरीर पर तो वो किस तरह के रहते हैं? हाँ, ये काफ़ी दुष्प्रभाव डालती है। वैसे तो देखने में नहीं लगती, किसी को डायबिटीज़ है तो ना उसको कोई दर्द होगा, ना पीड़ा होगी, ना उसको कोई बुखार आएगा, लेकिन भीतर ही भीतर बहुत नुकसान करती है। जैसे आपके स्नायु तंत्र को ये शिथिल कर देती है। दूसरा, ये आपके आँखों के जो दृष्टि है उसको कम कर दी, यानी कि 2% लोग जो डायबिटिक होते हैं वो अंधे हो जाते हैं जी। और उसके पश्चात आपकी श्रवण शक्ति कम हो सकती है। और सबसे बड़ा प्रभाव खतरनाक रहता है इसका किडनी के लिए, यानी कि हमारे इसमें 40-45% लोगों में किडनी में कोई ना, जो डायबिटिक होते हैं उनको किडनी में कोई ना कोई समस्या जरूर आती है। फिर उसमें यौन दुर्बलता भी आती है और साथ ही साथ शरीर में हमारे कमज़ोरी भी हमारे फील होती है और धीरे धीरे हमारी जीवन शैली काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। जी, जिस तरह से आज हम देखते हैं कि मधुमेह आज हर वर्ग में देखा जा रहा है, चाहे वो बच्चे हों या बुज़ुर्ग हों, हर वर्ग में ये समस्या देखने को मिल रही है। ऐसे में यदि हम बचाव की बात करें कि किस तरह से हम कौन से ऐसे योगासन या योग से हम किस प्रकार से जुड़े जिससे हमें पहले ही इससे बचाव हो जाए? हाँ, देखो, जैसे मैंने पहले बताया कि यौगिक जॉगिंग, प्रातः की सैर और फिर पर्याप्त मात्रा में व्यायाम करना आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ विशेष प्रकार के हमारे आसन होते हैं जो हमारे मधुमेह से हमारा बचाव कर सकते हैं। जैसे मोहित जी हमें बताएंगे कि हम लोग जब वज्रासन में बैठते हैं तो वज्रासन में बैठने से क्या होता है कि हमारी ये पिंडलियाँ दबती है। वज्रासन में ये पिंडलियाँ, और इन पिंडलियों का सीधा संबंध हमारी आंतों से होता है और आंतों में मेटाबॉलिज्म जब शुरू होता है तो जो हमारे भीतर जितने भी वसा है या प्रोटीन है या जो कार्बोहाइड्रेट है वो डाइजेस्ट होने लगते हैं। तो ये सामने बैठना, भोजन के पश्चात इसमें बैठने से बहुत लाभ मिलता है। उसके पश्चात दूसरा हमारा आसन है योग मुद्रासन। योग मुद्रासन में योग मुद्रा आसन और मंडूकासन। मंडूकासन में हम दोनों हाथ की मुट्ठियाँ हम अपने नाभि के दाईं बाईं ओर रखते हैं और उसके बाद श्वास को बाहर छोड़ते हुए, पेट को खाली करते हुए और आगे झुकते हैं। इससे हमको नाभि की धड़कन भी सुनाई देती है। इससे क्या होता है, हमारा पेनक्रियाज एक्टिवेट होता है जी। और पेनक्रियाज एक्टिवेट होने का मतलब है कि वो हमारे लिए इंसुलिन बनाएगा। इसी तरह हमारा एक और आसन है, उसको कहते हैं हम गोमुखासन। गोमुखासन में हम टांगों को एक दूसरे के ऊपर मोड़ते हैं, जैसे गाय का मुख बनता है दोनों जंघाओं से, और जो जंघा हमारी ऊपर होते हैं उसी हाथ को हम पीछे ले जाते हैं और दूसरे हाथ को नीचे से। ये बहुत श्रेष्ठ आसन है। ये हमारे मूलाधार से लेकर और मणिपुर से होता हुआ और हमारे सहस्रार चक्र तक के सारे चक्रों को समाशोधित करते हुए हमारे शरीर की एक्टिविटी को बढ़ाता है। उससे हमारी इंसुलिन भी पर्याप्त बढ़नी शुरू हो जाती है। इसी के साथ फिर हमारा एक मयूर आसन होता है। ये भी बहुत श्रेष्ठ है। दोनों हाथों के ऊपर पूरे शरीर का संतुलन बनाना।
थोड़ा कठिन होता है, धीरे धीरे अभ्यास करते हैं और पूरे संतुलन को बनाते हुए हमारे जो इंसुलिन है वो सीक्रेट होना शुरू कर देता है हमारा जी। पेनक्रियास। इसमें श्वास का कितना महत्व रहता है? जब भी हम कोई भी योगिक क्रिया कर रहे हैं उसमें श्वास का ध्यान रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? हाँ, आपने ठीक बोला, क्योंकि श्वास के साथ जब हम कोई क्रिया करते हैं तो समझ लीजिए कि हम लोग अपने भीतर ऑक्सीजन का प्रवाह परिपूर्ण रख रहे हैं, क्योंकि जब भी हम जॉगिंग या व्यायाम करते हैं तो स्वाभाविक है हमारी एनर्जी कम होती है, तो उससे अगर हम श्वास को पूरा पूरा भरते रहेंगे तो हमारे को प्राण शक्ति या ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं प्राण शक्ति भी परिपूर्ण होती रहती है। वास्तव में हमारे शरीर में जब भी कोई कमज़ोरी होती है, क्षीणता होती है या रोग उत्पन्न होते हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण हमारे भीतर प्राण ऊर्जा की कमी होता है। लेस ऑक्सीजन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। जी, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ध्यान रखें कि हम किस जगह पर योग कर रहे हैं ताकि हमें जो अच्छी और सही मात्रा में जो है वो हमें सांस मिल सके, हम कहें कि हमें ऑक्सीजन मिल सके। लक्ष्मी दत्त जी, आपसे आगे मैं जानना चाहूँगी कि योग जो है वो किसी विशेष व्यक्ति की, किसी जानकार व्यक्ति की निगरानी में करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? हाँ, ये ठीक कहा आपने कि पहले जब हम प्रारंभ में योग सीखते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम सही क्रिया करें, लेकिन अभी जो कुछ फॉर्मेट बनाए गए हैं जैसे पतंजलि ने बनाए हैं वो इतने सुरक्षित है कि उसमें अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो जाए तो नहीं होता। लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा कि अगर हम सीख के करें और किसी सीखे हुए व्यक्ति की देखभाल में करें तो वो फिर ज़्यादा लाभकारी होते हैं और ज़्यादा सुरक्षित भी रहते हैं। जी, जानना चाहेंगे कि जो मधुमेह है उसे नियंत्रित करने के लिए, जिन लोगों को मधुमेह हो चुका है उन्हें नियंत्रित करने के लिए वे कौन कौन से आसन कर सकते हैं? हाँ, जैसे मैंने पहले बताया, हमने अभी आपको बताया मंडूकासन, ये हमारे पेनक्रियाज को जैसे यहाँ दबाता है और वो उसमें से इंसुलिन निकलना, सीक्रेट होना शुरू होता है। अभी जैसे आप देखोगे कि दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद करके और उसको हम नाभि के दोनों ओर लगा देते हैं, श्वास को बाहर छोड़ते हुए और फिर हम नीचे झुकते हैं तो हमारा पेनक्रियाज उसमें से एक्टिवेट होता है। पेनक्रियाज में बीटा सेल आपके एक्टिवेट होंगे तो उसमें इंसुलिन बनेगी और इंसुलिन फिर आपके उस शुगर को, मधुमेह को नियंत्रित करेगी। और इसी तरह हमने एक और बताया था वक्रासन। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा करना। पहले हम सीधे बैठते हैं और उसके बाद एक जगह को मोड़ लेते हैं और फिर उसके बाद दूसरे जो हाथ होता है उसको दूसरी तरफ से लेकर और फिर पीछे देखना। ये हम अपने उस पेनक्रियाज को दबाव डालते हैं, मोड़ते हैं और उससे पेनक्रिया एक्टिवेट होता है और इंसुलिन निकलनी शुरू होती है। इसी तरह एक और आसन है जो हम करते हैं, वो है हमारा अर्धमत्स्येंद्र आसन। अर्धमत्स्येंद्र आसन में हम लोग दोनों टांगों को, एक टांग को पीछे ले जाते हैं दूसरे को करके और उसी तरह फिर दूसरे प्रकार से हम पेट को मरोड़ते हैं, उससे भी हमारा पेनक्रियाज एक्टिवेट होता है। तो जिनकी शुगर बढ़ी रहती है वो अगर नित्य प्रति 2 समय इसको करेंगे तो ठीक है, लेकिन एक स्थिति में रहना, पूर्ण स्थिति में रहना 3 से 5 मिनट, 6 मिनट, जितनी देर ज़्यादा रुकोगे उतनी देर पेनक्रिया ज़्यादा एक्टिवेट होगा। उसके अतिरिक्त फिर हम कुछ लेट कर भी करते हैं जी। कुछ बैठ के होते हैं, फिर लेट के करते हैं। लेट के करने वालों में सबसे महत्वपूर्ण है हमारा उत्तान पाद आसन, जो हमारे पहले सीधे लेट जाना और लेट जाने के पश्चात हमारे दोनों पैरों को 30 अंश तक उठाना और इसको 1 मिनट, 2 मिनट, धीरे धीरे, पहले शुरू में आदत नहीं होती, 3 मिनट तक रोकना और फिर आप देखोगे कि आपकी जो नाभि है वो धीरे धीरे एक्टिवेट होती है। कई बार बोलते हैं कि नाभि डिग गई, धरण डिग गई, उसको भी ये व्यवस्थित करता है। इसी के साथ हमारा नौकासन, यानी कि शरीर की नौका बनाना, दोनों तरफ से शरीर को उठाना, ये भी हमारे पेनक्रियाज को एक्टिवेट करता है और इंसुलिन हमारी पर्याप्त मात्रा में निकलती है। क्योंकि जो शुगर है या मधुमेह है, मधुमेह का कारण होता है कि जब हमारी इंसुलिन या तो कम बन रही है जी, या वो इफेक्टिव नहीं है, तो इन दोनों चीज़ों के लिए ये आसन बहुत कारगर रहते हैं जी। फिर इसी की तरह एक और आसन है हमारा कंदरासन या सेतुबंद आसन जी। दोनों पैरों को मोड़कर और शरीर को ऊपर उठाना और कंधे के
ऊपर ही पूरा वजन डाल के शरीर को ऊपर उठा देना। इस आसन के द्वारा भी हम अपनी जो पाचन तंत्र भी व्यवस्थित होता है और साथ साथ में आपका पैनक्रियाज भी एक्टिवेट होता है। तो ये आसन तो ये है जी। साथ ही साथ इससे और भी जो शरीर में और भी लाभ प्राप्त हो सकते होंगे। हम जैसे कह सकते हैं कि लोगों को मोटापे की समस्या होती है, तो साथ ही इसका प्रभाव उन समस्याओं पर भी मिल सकता होगा। हाँ, स्वाभाविक है। अभी मैं केवल मधुमेह की बात कर रहा था। वास्तव में जो योगिक जॉगिंग आपने की है वो मोटापा को भी कम करेगा, आपकी कमर दर्द को भी कम करेगा, आपके शरीर की लचक भी बढ़ाएगा, तो वो तो स्वाभाविक है। और बाकी जो आसन है इनके बहुत सारे लाभ है। आप आज मैं केवल डायबिटीज़ की बात कर रहा हूँ, इनके बहुत सारे लाभ है। और डायबिटीज़ के लिए फिर हमारा प्राणायाम जो है ना वो भी महत्वपूर्ण है। और प्राणायाम की बहुत बड़ी भूमिका है क्योंकि वो सूक्ष्म दृष्टि से हमारे भीतर के जो परिवर्तन करता है, एक्टिवेट करता है। तो पहला प्राणायाम हमारा है वो है भस्त्रिका जी। भस्त्रिका का अर्थ होता है कि अपने भीतर पर्याप्त प्राणवायु को ग्रहण करना, भरना। तो लंबे श्वास लेते हैं, लंबे श्वास छोड़ते हैं ताकि हमारे जो फेफड़े हैं पूरे फैले, पूरे सिकुड़े, अर्थात हमारे भीतर पर्याप्त ऑक्सीजन का यानी कि प्राणवायु का संचार हो ताकि हमारे शरीर के अवयव एक्टिवेट हों जी। फिर विशेष रूप से हमारा कपालभाति जो प्राणायाम है उसमें हम गले से जोर से झटके से श्वास को बाहर छोड़ते हैं। और इसका अर्थ क्या है कि जब हम श्वास को झटके से बाहर छोड़ते हैं तो हमारे भीतर वैक्यूम क्रिएट होता है जी। और उस वैक्यूम को भरने के लिए बाहर से भी और भीतर, जब बाहर से प्रेशर पड़ता है तो हमारा पेट भीतर जाते हुए दिखाई देता है, जब आप कपालभाति करते हुए देखोगे। और जब भीतर से जब प्रेशर पड़ता है तो वो आपके भीतर के जितने भी मल है, जितने भी आपके भीतर जिसको कहना चाहिए कि एंटीबॉडीज़ है, जितने भी विष है, जितने भी आपके कोई सिस्ट है, वो सारे, या मान लो कहीं एक तरह शुगर कहीं ज़्यादा कलेक्टिव है तो वो धीरे धीरे गैस के रूप में बनते हुए और अगले श्वास में बाहर आते हैं। क्योंकि हर बार हम स्ट्रोक लेते हैं तो वो उस कारण से हमारे शरीर की स्वच्छता हो रही है जी। शौच हो रहा है और उस कारण से हमारा सीधा सीधा पैनक्रियाज भी एक्टिवेट हो रहा है। कपालभाति लगभग जिनको डायबिटीज़ हैं उनको आधा घंटा सुबह, 15-20 मिनट शाम को, जब भी हमारा खाली पेट हो तो हमको सहज रूप में करना चाहिए। जैसे अभी आपने बताया इसमें ध्यान आवश्यक है जी। एक भी स्ट्रोक मेरे ध्यान के बाहर ना जाए कि मुझे पता ही नहीं लगे, तो ध्यानपूर्वक करेंगे और अपने भीतर ऐसी कल्पना करेंगे कि ईश्वरीय प्राण शक्ति मेरे भीतर आ रही है और मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, ऐसे आत्मविश्वास के साथ जी। और किन बातों का हम ध्यान रख सकते हैं, कौन से ऐसे नियम हो सकते हैं जिससे हम जो है सही ढंग से योग कर सकते हैं? इसके साथ ही योग तो करते ही हैं, इसके साथ हमारा जो एक और प्राणायाम ही है, उसको प्राणायाम क्रिया भी कहते हैं। उसको कहते हैं हम कि वो हमारा बाह्य प्राणायाम, श्वासों को बाहर छोड़ देते हैं हम, 3 बंद लगाते हैं उसमें। मूल बंद यानी कि मल मूत्र द्वारों को ऊपर की ओर सिकोड़ना, उड्डयन बंद यानी कि पेट को भीतर ले जाना, पूरा श्वास को बाहर छोड़ के खाली कर देना, और यहाँ जालंधर बंद यानी कि श्वासों को यहीं रोक देना और थोड़ी देर के लिए हमारे भीतर जो प्रेशर है वो पड़े, ताकि हमारे तीनों जो हमारे शक्ति केंद्र है, प्रमुख शक्ति केंद्र मूलाधार, मणिपुर और ये हमारा विशुद्धि वाला जो जालंधर बंद है, ये एक्टिवेट होते हैं और हमारी जो नाभि चक्कर विशुद्ध होकर इंसुलिन बनना शुरू होती है। तो ये भी डायबिटीज़ के लिए बहुत लाभकारी। लक्ष्मीदत्त जी, आप कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी हमें मधुमेह से जुड़ी जानकारी दी कि किस तरह से हम अपने जीवन को निरोग रख सकते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ हम मोहित जी का भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि प्रदर्शक के रूप में उन्हें हमें बताया कि किस तरह से सही स्थितियां रहती है योग करने की। आज कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।